अच्छा बेटा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड ही है। लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल खत्म होने के बाद जो उसकी एप्लीकेशंस आती हैं समझ लें, तो आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रेडियस मालूम करना है आज के लेक्चर का हमारा मकसद। बोहर की जो थ्योरी है बेटा, बोहर की थ्योरी बड़ी हमारे लिए कारगर है सर। कि जी बेटा बोलिए। तो बोहर की थ्योरी से मजीद कुछ बातें भी हमारे सामने आई हैं। बोहर की थ्योरी की मदद से हाइड्रोजन एटम के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और बड़ी डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम हो सकी हैं हाइड्रोजन एटम के हवाले से। तो अभी हम बेसिकली एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं और उस डेरिवेशन में हम हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर जो शेल तक का फासला होता है, इस फासले को और इस रेडियस का फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोजन एटम के शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज होता है ई, और जितने प्रोटॉन है उनकी तादाद होती है जेड। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक प्रोटॉन है तो उसका चार्ज है ई और एक प्रोटॉन वन चार्ज से मल्टीप्लाई हो गया। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो प्रोटॉन है तो जेड की जगह पे टू लिख दिया और उसका जो चार्ज की वैल्यू है वो टू, चार्ज की वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, रेडियस न्यूक्लियस से लेकर शेल तक का जो ये फासला है, इस फासले को हम कह रहे हैं आर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में घूमता है तो हमें पता है कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो तरह की फोर्सेस होती हैं। अंजिला, जो आपके क्वेश्चन है ये मैंने देख लिया बेटा इसको। अच्छा, अब अच्छा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एटम से इस तरीके से बाहर निकालना चाह रही होती है, इस तरीके से यहाँ से बाहर ले जाना चाह रही होती है, और उसकी जो स्पीड होती है वो होती है वेलोसिटी v। अब हमने कुछ कंसिडरेशन यहाँ पर की है, तो हम उस कंसिडरेशन की बुनियाद पर डायग्राम समझ में आ गई सबको? डायग्राम में जो सिंबल्स मैंने दिए हैं वो समझ में आ गए सबको? जी सर। ठीक है, अब मैं कुछ अल्फाज लिख लूँ इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए। कंसीडर अ एटम, एक एटम कंसीडर कीजिए, हैविंग अ इलेक्ट्रॉन, एक एटम कंसीडर किए कर लीजिए जिसके सर अंदर। कल आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे? जी बेटा लूंगा, बता दूंगा अभी क्लास के एंड। कंसीडर अ एटम हैविंग अ इलेक्ट्रॉन whose mass is m, जिसका मास m है। ठीक है, इज रिवॉल्विंग, वो घूम रहा है, अराउंड द न्यूक्लियस, इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, हैविंग चार्ज Ze with velocity
V. The distance between the nucleus and electron is R. ठीक है बेटा। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने लफ्जों में एक्सप्लेन कर दिया कि आप एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें जिसका मास है m। वो न्यूक्लियस के गिर्द गोल गोल चक्कर लगा रहा है और न्यूक्लियस का चार्ज बता रहे हैं Ze, और जो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की स्पीड है वो है v। और इन दोनों के दरमियान यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो है r। ठीक है ना। अब आपने मैट्रिक क्लास में एक लॉ पढ़ा था चैप्टर नंबर 16 में फिजिक्स में, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ याद है किसी को? कूलम्स लॉ याद है किसी को? कूलम्स लॉ याद है किसी को? नो सर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two charges is given by between two charges separated by a distance of r अच्छा जी, जो हमारे पास कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ हमें ये बता रहा था कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैट्रिक का हमारे पास चैप्टर 16 में लॉ आया था। और ये लॉ ये कह रहा था कि दो चार्जेस हैं, जैसे एक माइनस है और एक प्लस है, कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के। मतलब इसकी जितनी वैल्यू है, जैसे इसकी चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम्स, इसकी चार्ज की वैल्यू है 3 कूलम्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि इन दोनों के दरमियान ये जितना फासला ज्यादा होगा उतनी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जितने हैवी चार्ज होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जितने ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब अगर यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूं, सर एक दफा रिपीट कर। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 16 में जो दो हमने जो लॉ पढ़ा था, वो लॉ हमें ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन पर और मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनकी चार्ज की वैल्यू की। यानी जितनी ज्यादा इनके चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि जितना ज्यादा इनके दरमियान डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मैं ये कह रहा हूँ। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास एटम है, एटम में जो यहाँ पर दो चार्जेस हैं वो कौन कौन है? एक तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस में। तो हम इस फॉर्मूला को एक नए ढंग से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले मेंशन करते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में है, द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये क्या हो जाएगी?
यही फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा कैसे, F इज इक्वल टू जेड ई मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन आर स्क्वायर। अब कैसे हुआ, यहाँ पर हम साइड में इशारा दे देते हैं भाई, Q1 का मतलब है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज हमने बोला था जेड ई है, सही है। और Q2 क्या होगा, Q2 होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्या हमने क्या कहा था, ई है, तो हमने Q1 की जगह पे जेड ई रख दिया, Q2 की जगह पे ई रख दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो F का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई बेटा? टर्न नहीं आई। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सर ये जो आपने F फिजिकल टू जेटी जो लिखा है ये हमारा नेट अटक रहा है ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बेटा मैंने Q1 और Q2 की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट की है। Q1 का मतलब यहाँ पे हमने बताया ना कि हमने ये फॉर्मूला लिया है कूलम्स लॉ जो मैट्रिक्स से आया है। अब इस फॉर्मूला में हमने यहाँ पे हमारी डेरिवेशन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और प्रोटॉन का चार्ज जेड ई है, तो Q1 की जगह पे हमने जेड ई रख दिया और Q2 की जगह पे दो चार्जेस है ना, तो एक चार्ज की जगह पे एक चार्ज की वैल्यू रख दी, दूसरे चार्ज की जगह पे दूसरे चार्ज की वैल्यू रख दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया बेटा, ये है। जी सर आ गया। अच्छा अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो एटम में इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ खींच रही है। अब याद करो कल मैंने तुम लोगों को दो फोर्सेस के बारे में बताया था, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल वो फोर्स है जो सर्कल के अंदर सेंटर की तरफ बॉडी को लाना चाहती है, सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल से दूर ले जाना चाहती है। तो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है ना, तो ये क्या हो गई, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। इट इज दी it is the centripetal force that attracts electron towards center। ठीक है बेटा? जी तो बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है, ठीक है ना, यही है वो फोर्स F इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है? जी सर। जी सर। ठीक है आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के मुताबिक दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, फिजिक्स के मुताबिक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा वो क्या होती है, ये भी फॉर्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। अब याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को, बाकी वरना फिजिक्स में भी इस साल भी सर्कुलर मोशन जब आएगा तो आप पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कैसे आया ये फॉर्मूला ये आपको फिजिक्स में आप पढ़ लेंगे। अच्छा अब यहाँ पर मैं एक बात जो करने जा रहा हूँ वो क्या है, सिंस चूंकि
the electron is moving, the electron is moving in a circular path. चूंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो द सेंट्रीपिटल फोर्स and centrifugal force are equal. तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है हमारे पास वो इक्वल है। मतलब क्या है? मतलब सी पी एफ सेंट्रीपिटल फोर्स की शॉर्ट फॉर्म और सी एफ एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की शॉर्ट फॉर्म। देखो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में घूम रहा है, मतलब और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ना ही न्यूक्लियस पर गिर रहा है, ना ही एटम में से कहीं बाहर निकल के दूर फेंका रहा है। तो न्यूक्लियस पे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर निकल के कहीं दूर नहीं जा रहा है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों इक्वल है। क्योंकि इन दोनों में से जो भी फोर्स ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उस तरीके से बिहेव करेगा, उस तरीके से मूव कर लेगा। लेकिन ना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ना न्यूक्लियस पर गिर रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ZE² अपॉन R², जो हमने अभी ऊपर निकाला भी है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी फिजिक्स से निकाला, mv² अपॉन R। अब यहाँ पर हमने क्या किया सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बेटा मेरी? अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर से इस R को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो R का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि मैं रेडियस का फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ ना, तो R को उधर भेजा, तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? ZE² अपॉन mv²। ये फॉर्मूला बन गया, ZE² अपॉन mv²। अच्छा, अब ये जो है मेरे पास, ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया जो हमें निकालना था। रेडियस का ये वो फॉर्मूला आ गया जो हमें निकालना था। आपने जिस मतलब से ये डेरिवेशन शुरू की, आप क्या निकाल रहे थे? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना चाह रहे थे ना, ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। लेकिन इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है। मतलब जिस वक्त ये डेरिवेशन की थी आज से 100 साल पहले, उस वक्त इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करना नामुमकिन था। इलेक्ट्रॉन की स्पीड उस वक्त हमें पता करना किसी भी जरिए से नामुमकिन था हमारे लिए। आज के दौर में तो ये मुमकिन है, लेकिन आज से 100 साल पहले ये मुमकिन नहीं था। ठीक है ना? तो बोहर साहब ने अपनी इस डेरिवेशन को मजीद आगे बढ़ाया है और इस वेलोसिटी को इन्होंने इस फॉर्मूला से हटाया है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये काम किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू कैलकुलेट वेलोसिटी, वेलोसिटी मालूम करने के लिए इन्होंने क्या किया? बोहर्स थ्योरी कैन बी अप्लाइड। बोहर की जो थ्योरी है उसे यूज कर सकते हैं हम। बोहर साहब ने अपनी ही थ्योरी का इस्तेमाल किया था इस वेलोसिटी को यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उस वक्त मालूम करना नामुमकिन था। अब अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर के मुताबिक जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, बोहर के मुताबिक जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो क्या है? NH अपॉन 2 पाई। ये मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कुछ और है। वो भी अभी मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया हुआ है, वो देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फिजिक्स के हिसाब से क्या है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फिजिक्स के हिसाब से है mvr। अब एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का आप बोहर के फॉर्मूला से निकालो या फिजिक्स के फॉर्मूला से निकालो, आना तो आंसर एक ही है। तो दोनों ही चीजों को इक्वल आंसर आएगा, तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं कंपेयरिंग
एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूलाज। एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूलाज को कंपेयर कर लेते हैं। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, क्योंकि दोनों से मोमेंटम का आंसर, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का आंसर सेम आना है। इधर से अगर मैं v का फॉर्मूला निकालूं तो v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई, और एम आर को दूसरी तरफ भेज के डिवाइड कर दो, क्या आ गया v का फॉर्मूला। अब v का जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो जहां पर हमारा रेडियस का फॉर्मूला आया है। तो पुट the value of v in equation 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ v पुट कर लीजिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, ZE² अपॉन MV² है ना, तो m को यही रहने दीजिए, v² की जगह पे जो v की वैल्यू है वो पुट कीजिए, क्या आ रही है, NH अपॉन टू पाई MR का होल स्क्वायर। अभी तक किसी को कोई परेशानी यहाँ तक के स्टेप में, बेटा अभी तक किसी को नो कोई, सर। नहीं सर। ठीक है। अब ये स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ZE² अपॉन M N² अपॉन टू पर, जब इस टू पर जब ये स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा 4, पाई पर जब स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा पाई², m पर जब ये स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा m², r पर जब ये स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा r²। अब इसको मैथमेटिकली एडजस्ट कर लीजिए, ZE² यही रहेगा, m भी यही रहेगा, n² और h² भी यही रहेगा। सिर्फ ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म थी ये ऊपर वाले के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 4 पाई² m² और r²। अब ये स्क्वायर से ये m कैंसिल हो गया, इस r² से ये r कैंसिल हो गया। अब इधर से r का फॉर्मूला जब निकालोगे तो r का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इधर r से ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही है, n² h², तो इसको जब दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, n² h² ऊपर आ जाएगा। अब r से ये सारी चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही है, जब इसको दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ZE² और 4 पाई² m। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ उस हिसाब से जैसे मुझे फॉर्मूला याद है, n² h² अपॉन 4 पाई m ZE²। भाई ये मैंने सिर्फ अरेंजमेंट किया और कुछ नहीं किया। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया बेटा रेडियस का। ये है बेटा फाइनल फॉर्मूला आपके पास रेडियस। क्लियर हो गया बेटा। जी सर। अच्छा, अब यहाँ तक अगर आप बात समझ चुके हो तो सिर्फ एक एडिशनल नोट के लिए आपको एक बात और समझा देता हूँ। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट कर दूं, n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ शेल, यानी कि पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, कौन सा शेल है। अगर मिसाल के तौर पे पहले शेल की बात करूं तो पहले शेल की जगह के लिए जब मैं अगर 1 यहाँ पुट कर दूंगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, अ, ये जो, अगर ये पूरा मैं h² अपॉन 4 पाई MZE² ले लूं, ये सब का सब बराबर होता है a0 के, ठीक है ना, ये 4 पाई ये सब कुछ बराबर होता है a0 के। अच्छा, ये a0 क्या चीज है सर, बेटा ये देखो ये सारे कांस्टेंट हैं असल में ना, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई MZE ये सब कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है जो हमें पता है। तो इनकी वैल्यूज पुट करके हमने एक और कांस्टेंट निकाल लिया जो a0 है। अब ये a0 क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a0 इज दी बोहर्स रेडियस
ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो पहला शेल है उसका रेडियस है ये असल में ए नॉट। इसकी जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। ए नॉट का मतलब होता है, कैपिटल ए नॉट का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। और इस एंगस्ट्रॉम यूनिट्स को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये एंगस्ट्रॉम यूनिट्स क्या चीज है। एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो होता है ना, वो बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर्स के, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स को हम बराबर लेते हैं 10 की पावर -8 सेंटीमीटर्स। तो ये है हमारा पूरा रेडियस का फॉर्मूला और रेडियस की डेरिवेशन। सबको क्लियर है? इसमें अगर कोई सवाल है किसी को तो वो पूछ सकता है मजीद, अदरवाइज क्लास ऑफ करेंगे। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है बेटा। तो अच्छा, कल एक चीज और, कल आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करूंगा दोपहर 1:30 से लेकर 1:30, यानी कि दोपहर 1:30 से लेकर 3:30 तक 2 घंटे की आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, 1:30 टिल 3:30। तो आपकी, आपका जो कल की क्लास होगी इंशाल्लाह